हुकूमत को आज एक बड़ी सियासी फतह हासिल हुई है और अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो कवानीन जिन्हें अपोजिशन मंजूर करने नहीं दे रही थी, मुसलसल सेनेट से उन्हें मुस्तरद कर रही थी, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन बिलों की मंजूरी हो गई है। इस बात के बावजूद कि अपोजिशन की दोनों ऐवानों में अराकीन की तादाद 226 है, जबकि हुकूमत की दोनों ऐवानों में अराकीन की तादाद 216 है। इस नंबर गेम के बावजूद हुकूमत ने कई अहम बिलों पर तरामीम करके आज उन्हें मुश्तरका इजलास में पास करा लिया। मगर जो सबसे दो अहम बिल थे वो फैटफ से मुताल्लिक थे। अपोजिशन को इन बिलों से मुताल्लिक हुकूमती तरामीम पर एतराज़ था, जिसमें एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और दूसरा इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल था। मगर आज अपोजिशन के एतराज़ात को मुस्तरद करके हुकूमत ने कई अहम बिलों को असम्बली से पास करवाया और वज़ीर आज़म ने इस बात पर हुकूमती अराकीन और इत्तेहादियों को मुबारकबाद दी कि वो मुल्क के साथ खड़े हुए। साथ ही अपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाया कि उनके लीडरान और पाकिस्तान का मफाद एक नहीं है। अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को, सब मेंबर्स को मैं आज इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया है कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। मैंने आज अपोजिशन का जब रवैया देखा, जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं, सब अपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं वो कंफर्म हो गए। आज वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया, क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसका मतलब कि हमारी इकॉनमी क्रैश करना, उसका मतलब रुपया किधर रुकेगा, 250 पे 300 पे डॉलर जाएगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि हम रुपए को सपोर्ट कर सकें। तो इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई ज़ाती फ़ायदा तो नहीं है। मेरी एक कन्विक्शन है, इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। फिक्र नहीं इनको, अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जबकि अपोजिशन का एतराज़ है कि जो तरामीम हुकूमत चाहती थी उसका फैटफ से ताल्लुक ही नहीं है। हम बिलों को बेहतर बनाना चाहते थे, हमने पहले भी फैटफ के लिए बिलों को वोट दिया, 7 बिल हमारी वजह से बेहतर हुए। इन बिलों में भी जो हुकूमत है वो अपोजिशन को टारगेट करना चाहती है, बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट करना चाहती है, नैब को ताकतवर करना चाहती है, गिरफ्तारी का इख्तियार चाहती है कि शहरियों को कोई गिरफ्तार कर ले, उन्हें वजह भी ना बताई जाए, मजिस्ट्रेट से इख्तियार ना लिया जाए। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आई और ये एक दिलचस्प कहानी थी कि जो मेंबरान हैं वो तो अपोजिशन के ज़्यादा थे, फिर हुकूमत कैसे कामयाब हो गई। सबसे पहले इस्लामाबाद वक्फ इमलाक का बिल पास किया गया, जिसमें असेंबली के अंदर एक तनाज़ा खड़ा हुआ। अपोजिशन ने ज़बानी तौर पर तहरीक मंजूर होने पर गिनती का मुतालबा कर दिया। गिनती के दौरान भी बदमज़गी देखने में आई। हुकूमत कॉन्फिडेंट थी कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, अपोजिशन कॉन्फिडेंट थी कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, और मगर आखिर में 190 वोट्स के मुकाबले में 200 वोट्स के साथ हुकूमत तहरीक पेश करने में कामयाब हुई और फिर बिल भी मंजूर करा लिया। और इस बिल की मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया गया और अपोजिशन एतराज़ करती रह गई कि उन्हें बात करने नहीं दी जा रही। स्पीकर असेंबली पर तनकीद हुई, अपोजिशन ने वॉकआउट किया, मगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी पास हो गया। 200 members rose in favor of the motion, 190 rose against the motion, so the motion is adopted. जी, move the amendment. Move the amendment. All those in favor of it may say aye. All those that say no, I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. आप जिस तरह हाउस चला रहे हैं, इस हाउस की इज्जत में मजीद इजाफा ही हो रहा है। यहाँ लीडर तो अपोजिशन खड़े होते हैं, लीडर पार्लियामेंट्री पार्टी खड़े होते हैं, आप उनको वक्त रूल्स के मुताबिक मैंने चलना है शाहिद साहब, रूल्स के मुताबिक मैंने चलना है। आप रूल 126 पढ़ लें, जनरल डिस्कशन पहले जरूरी है। अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं आप? रूल 126 रूलिंग दे दे। Now I put the amendment as moved. जी, Now I put class 4 amendment to the House. The question date class 4 as amended state part of the bill. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed.
पहली दफा नहीं है कि ज्यादा तादाद होने के बावजूद ऑपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सेनेट में जब चेयरमैन सेनेट को हटाने गई थी ऑपोजिशन तो 65 इनके पास थे, 39 हुकूमत के पास थे सेनेटर्स, मगर फिर भी नाकामी हुई, आज भी नाकामी हुई। नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब ज़ाहिर दो पहलू में इसके, एक पहलू है जिस पर वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं कि फैटफ का मामला था ये, उस पर मैं बाद में आऊँगा, मगर जो सियासी पहलू है 227 आपके थे, 217 हुकूमत के पास थे, उनके 17 कम आए, 200 आपके 37 कम आए। एक बड़ी सियासी शिकस्त है। आप नंबर्स आपके पास थे मगर आप असेंबली में नहीं दिखा पाए, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, अपोजिशन के साथ बार बार ये होता है। देखिए बहुत से लोगों की मजबूरियां होती हैं, और आप ये भी देखें कि ये जो जॉइंट सीटिंग थी इसका ऐलान कल रात को 10 बजे किया गया। तो ये जानबूझकर एक टैक्टिक था कि उनको मालूम था कि बहुत से लोग कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ इलाज करवा रहे हैं। एक हमारी खातून जो है उनको आज हार्ट अटैक हुआ था, वो भी अस्पताल से पहुंच गई, लेकिन बहुत से लोग जो दूसरे शहरों में से नहीं पहुंच सके। बहरहाल बात इसकी नहीं है, बात यह है कि आज जो शक और शुबा पैदा हो गया है सारे प्रोसेस के बारे में, और आप यकीन करें कि हमारी काउंट जो थी वो 190 और 187 की थी। ये हमारी अनऑफिशियल समझे, जो भी समझे, जो हमने काउंट किया हाउस के अंदर तो 3 वोट अपोजिशन के ज्यादा थे। और जो तमाम रवैया उसके बाद स्पीकर का रहा वो भी इस बात को सपोर्ट करता है कि हुकूमत आज बिल्कुल बौखलाई हुई थी और उन्होंने कोई रूल्स की परवाह नहीं की, पार्लियामानी रवैयात की परवाह नहीं की, और एक दोस्त धांधली से आज पूरे हाउस को चलाया। मतलब हुकूमत कैसे घबराई हुई थी? वजीर आजम ने जो तकरीर की है वो एक विक्ट्री स्पीच के तौर पर नजर आई है। अब शहबाज शरीफ साहब बाद में कह रहे हैं कि जी हम स्पीकर के हवाले से, स्पीकर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। आपने चेयरमैन सेनेट के लिए फैसला किया था, 65 थे आपके सेनेटर, 47 थे दूसरी तरफ, और आप लोगों को फिर भी शिकस्त हो गई। ये आपकी शिकस्त है। वजीर आजम तो विक्ट्री स्पीच कर रहे थे। देखिए की जंग होती है उसमें आदमी अददी बर्तरी के साथ भी हार जाता है। आज हुकूमत की ये कैफियत है, उनको अपने हकीकत का पता है, और आज जो शिकस्त हुई है वो जमहूरियत की शिकस्त है, वो पार्लियामान की शिकस्त है। आज जमहूरी रवायात तबाह की गई, आज पार्लियामान की रवायात को पामाल किया गया, आज कोई जमहूरी कदरें सामने नहीं रखी गई। तो बिल तो ये इस सिटिंग की जरूरत ही नहीं थी। 11 बिल इससे पहले पास हो चुके थे, ये 3 बिल भी 2 में कोई मसला ही नहीं था। ये हुकूमत ने खुद रिजेक्ट करवाए सेनेट से। एक बिल पर 2 मामूली अमेंडमेंट्स थी, और वो ऐसी अमेंडमेंट्स थी जो पाकिस्तान के अवाम के हक की, वो पार्लियामान की बात नहीं थी, किसी के मुफाद की बात नहीं थी। तो हुकूमत को इन मामूली मामलात पर जो अब अवाम को भुगतना पड़ेगा, जो आज अमेंडमेंट अमला में की गई है, इसके बाद पाकिस्तान का कोई कारोबारी शख्स नैब की पहुंच से बाहर नहीं है। ये हकीकत मैं आज आपको बता रहा हूं। आप इसको डिबेट करा लें, लेकिन आप देखेंगे कि अब नैब जो है ये हर कारोबारी शख्स के गिरफ्तार तक पहुंचेगा, और करप्शन का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला है। वैसे ये बात आप कर रहे थे इन बिल की मुखालफत में, मगर वजीर आजम ने जो आज तकरीर की है उन्होंने अपने इत्तेहादियों को मुबारकबाद दी कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। अपोजिशन लीडर्स पर तनकीद की कि मुझे कंफर्म हो गए मेरा ख्यालात कि पाकिस्तान और इनके मफादात अलग अलग हैं। FATF में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता, रुपया गिरता, मईशत तबाह होती, महंगाई होती, गुर्बत बढ़ जाती, क्योंकि इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवाल हो रहा था, इसलिए कर रहे थे। देखिए मैं एक शख्स वज़ीर आज़म हो और ऐसी घटिया बात करेगी, इनको जेब नहीं देती। मैंने बताया ना, हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। आज भी जो इस जो आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अमेंडमेंट को देख लें, इस पर 20 से ज्यादा हमारी अमेंडमेंट मंजूर हुई है। सिर्फ 2 मामूली अमेंडमेंट्स रहती थी जो पाकिस्तान के अवाम के हक की बात थी, उसका कोई फैक्टर से ताल्लुक नहीं है। हमने कहा कि अगर आप नैब को, जहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है आमला के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो पहले से मौजूद है, इसको निकाल दें। अगर रखना चाहते हैं तो एक शिक लगा दें कि जो नैब यहाँ इन्वेस्टिगेशन करेगी उसको जाकर नैब ऑर्डिनेंस के तहत इस्तेमाल नहीं करेगी। यानी यहाँ से किसी कारोबारी शख्स को जो MNAs MPAs है उन पर ऑलरेडी नैब का इतलाक होता है, लेकिन यहाँ पर कारोबारी शख्स को इन्वेस्टिगेट करके वहां जाकर किसी होल्डर पब्लिक ऑफिस से जोड़कर उस पर वहां पर केस बना देंगे, और फिर जो तबाही होती है सब लोगों की वो होगी। दूसरी बात बड़ी ही वाज़ेह थी कि आप
इस वक्त जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत आप गिरफ्तारी कोर्ट की इजाजत से करते हैं। अब हुकूमत का ख्याल था कि कोर्ट की इजाजत से बगैर किया जाए, यानी कॉग्निजेबल बना दिया जाए। हमने कहा चले आपको जरूरत है आप ये भी कर लें, लेकिन एक बात हमने लिखी, हमने कहा कि 24 घंटे में जिस शख्स को गिरफ्तार करेंगे उसको इन राइटिंग देंगे तो वे गिरफ्तार क्यों किया गया। इन दो मामूली बातों पर जो इस कानून को एक काला कानून बनने से बचाती थी, आज ये जॉइंट सिटिंग कराई गई। तो इमरान खान साहब को इस काले कानून की फतह मुबारक हो, उनके हादियों को भी हो, क्योंकि कल भुगतेंगे ये सारे, और भुगतेंगे इस मुल्क की अवाम जिन पर काले कानून का इतलाक होता है। ये काले कानून माजी में भी बने हैं, हमने बारहा हुकूमत को समझाया, और आप यकीन करेंगे 7 कानून में जो अमेंडमेंट हमने की हैं, आप उन कानून की पहली शक्ल देख ले और हमारे अमेंडमेंट के बाद उनकी शक्ल देख ले, और आज किस मुंह से वज़ीर आज़म कहता है कि अपोजिशन ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का साथ तो अपोजिशन ने दिया। ये तो वो वज़ीर आज़म है जो ये बिल लेकर आया था कि पाकिस्तान की कैबिनेट के इख्तियारात जो हैं वो दुनिया में किसी शख्स को दे दिए जाए। ये हमने उससे लिखवाया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ये इसमें एक अमेंडमेंट करें और इसमें लिखें कि अगर आपने इख्तियारात देने हैं तो किसी पाकिस्तानी इदारे को या किसी पाकिस्तानी शख्सियत को देंगे। ये बातें वो भूल जाते हैं। फिर ये एक एक्ट लेकर आए इकोनॉमिक टेररिज्म का, जिसके बाद आप यकीन करें पाकिस्तान में कोई आदमी महफूज न रहता। 180 दिन के लिए आप पाकिस्तान के किसी शहरी को पकड़कर इस मुल्क से गायब कर देते और कोई पूछने वाला नहीं था। ये कवानीन नैब की आड़ में लाएगा। हमने जब उसको रोका उस बिल को, तो फिर कहने लगी जी ये फेटफ का हिस्सा नहीं है। हमने हर मौके पर कहा आप बताएं फेटफ की रिक्वायरमेंट क्या है, हम आपसे आगे बढ़कर उसको अप्रूव करवाएंगे, और करवाया। लेकिन आज अगर वज़ीर आज़म मुल्क का उठकर असेंबली में गलत बयानी करे, झूठ बोले, उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। आज 14 बिल पास हुए हैं, उसमें 13 पर कोई मसला नहीं था, उनकी अमेंडमेंट्स हुई। आप मनी म्यूचुअल लीगल का जो बिल था उसको आप कभी जरूर पढ़ें, जो हुकूमत लेकर आई थी और जो हमारी अमेंडमेंट के साथ पास हुआ, उसमें पाकिस्तान के मुफाद का सौदा था। कोई आपका शहरी फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके इख्तियारात से महफूज नहीं था उस बिल के अंदर, हमने उसको महफूज करवाया। कल वो पाकिस्तान के किसी शहरी को दूसरे मुल्क मांग लेता और कहता जनाब ये आदमी जो है ये हमारे कानून के मुताबिक इसने जुर्म किया, अब उसको हमारे हवाले कर दें। ये बिल लेकर आए थे। मगर भाई साहब सियासत में ऑप्टिक्स की और इस बात की कि बयानियां बनाने में कौन कामयाब होता है बड़ी अहमियत होती है। ऑप्टिक्स ये है कि हुकूमत ये कह रही है अददी अक्सरियत इनके पास ज़्यादा थी, कामयाब हम हुए हैं। बयानिया वज़ीर आज़म ये बना रहे हैं कि ये करप्ट हैं और इनको पाकिस्तान के मुफाद से ज़्यादा अपना मुफाद अजीज़ है। तो कौन बयानिया बनाने में कामयाब हो रहा है? ऑप्टिक्स किसके साथ जा रहे हैं आज के बाद? मैं सब ये कहूँगा कि ये आखिरी एक हरबा होता है, ये जो जिसको हम पेट्रियटिज्म एक है कि पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। तो आज जब सब कुछ तबाह कर दिया इस मुल्क में, मईशत तबाह कर दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया, महंगाई कर दी, तो आकर यहाँ पर हुब्बुल वतनी का नारा लगाते हैं। तो इमरान खान से कम मेरा दावा यह है, अगर उससे ज्यादा नहीं इसके बराबर हुब्बुल वतन मैं भी जरूर, शहबाज शरीफ भी है, हम सब हैं। हुब्बुल वतनी का नारा लगाने वाले असल में अपनी मुल्क दुश्मनी छुपा रहे होते हैं। और भाई साहब अवाम को क्या मैसेज गया है कि इस ऑपोजिशन के बस की कोई बात नहीं है, इनके पास जब अददी अक्सरियत होती है, ये जब कुछ नहीं कर पाते तो मार्च में तो सेनेट में हुकूमत की पोजीशन, हुकूमत और इत्तेहादियों की और बेहतर हो जाएगी। तो फिर आप एपीसी कर लें, सड़कों पर एक दफा आए कुछ नहीं कर पाए, पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, आपके बस की कोई बात नहीं है। अवाम को क्या मैसेज गया? हुकूमत की क्या मजबूती है जब मुल्क की मईशत तबाह होगी, जब लोग महंगाई के शिकार हैं, हर आदमी हुकूमत को आज गाली निकालता है, उस हुकूमत की क्या मजबूती है? मैं ये कहूँगा कि अददी बर्तरी से आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, फायदा नहीं कर सकते, क्योंकि फायदा देने के लिए अददी बर्तरी की जरूरत नहीं होती। मतलब मगर अददी बर्तरी नहीं है तो मॉरल पोजीशन आप लोगों की कहाँ स्ट्रांग है कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के जो लीडर हैं वो अदालतों के बुलाने के बावजूद मफरूर करार दिए जा रहे हैं, तो मॉरल पोजीशन आपकी कहाँ स्ट्रांग है बतौर ऑपोजिशन?
देखिए, नवाज शरीफ साहब को हमने हाईजैकर भी करार दिया, हमने हुकूमत से निकाला, हमने सियासत से निकाला, हमने जेलों में डाला। आज आप इलेक्शन कराकर देख लें। आज इस मुल्क के लोग महसूस करते हैं, हर शख्स महसूस करता है कि 2018 में उसकी जिंदगी आज से बहुत बेहतर थी, उसकी मईशत आज से बेहतर थी। तो लोग आज भी आप इलेक्शन कराएं, आपको रिजल्ट आ जाएगा। और हम वही कहते हैं कि जब तक आप वोट को इज्जत नहीं देंगे, और आज पार्लियामान के अंदर भी वोट की इज्जत की पाबंदी की गई। और साहब, आप माजी की मिसालें दे रहे थे, जब मार्शल लॉ था उसके बाद भी जो नवाज शरीफ साहब को अपने ही दौर में सजा हुई, उस पर भी आपका एतराज़ है, मगर इन अदालतों से ही रिलीफ लेके गए थे नवाज शरीफ। ये कितना मजबूत आर्ग्यूमेंट है आपका जब आप अदालतों के हवाले से बात करते हैं और माजी की सजाओं का हवाला देते हैं? जी, जिस मकसद के लिए दिया था, जब मकसद पूरा हो जाएगा वापस आ जाएंगे। हम ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ वही आदमी है जब एक अदालत ने, जो नैब की अदालत थी जिसकी हकीकत अरशद मलिक के केस के सामने आ गई, उसने कन्विक्ट किया, उसके बावजूद वो मुल्क से बाहर थे, खुद और अपनी बेटी को लेकर आए और जेल चले गए। तो आप उस शख्स पर इल्जाम लगाते हैं कि वो इलाज का बहाना कर रहा है। रिपोर्टें आपके पास हैं। नवाज शरीफ साहब को हमने भी मशवरा दिया और हमारा ये पूरी जमात की राय थी कि अपना इलाज कराकर वापस आए और अदालतों को फेस करेंगे। उनकी ना सजा में कमी हुई, उनकी अपील का प्रोसेस भी जारी है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। ये अदालत का बहरहाल फैसला सारा आंखों पर है, लेकिन मैंने कल भी कहा कि ये आज इम्तिहान जो है वो अदालतों का है, नवाज शरीफ का नहीं है।